हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल लीगल एजुकेशन हाउस पर। दोस्तों, आज हम लोग बीएनएसएस 2023 के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि है FIR। ये FIR है, इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो कि धारा 173 में है। इसका प्रावधान किया गया है चैप्टर 13 में। चैप्टर 13 के धारा 173 में इसको प्रावधानित किया गया है। और इसको जानने के क्रम में हम लोग FIR को जानेंगे, और इसको जानने के क्रम में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें जानना जरूरी है FIR के संबंध में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि FIR क्या है। इसके बाद जानेंगे कि इसका आवश्यक तत्व क्या है। जो व्यक्ति FIR दर्ज करवाने गया है थाने में, उसके पास क्या क्या अधिकार हैं। इसके बाद FIR न दर्ज होने पर, अगर पुलिस थाने में आपको FIR दर्ज करने से मना कर दिया गया है, तब आपके पास क्या क्या उपचार हैं, क्या क्या अधिकार हैं, उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद अगर FIR जो आपको ने लिखवाया है और उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है एज एविडेंस किसी भी तरीके से, तो उसका क्या मूल्य रहेगा वहां पे कोर्ट में जब ये मैटर चलेगा। इसके बाद अगर आपने घटना के तुरंत बाद FIR नहीं दर्ज करवाया, 1 दिन 2 दिन 5 दिन महीना साल अगर आपने देरी किया, तो उसका क्या महत्व हो सकता है और उसका क्या प्रभाव होगा। इन सारी चीजों को हम लोग FIR में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप समझते हैं कि FIR क्या है। तो हम लोग BNSS या CRPC दोनों में देखते हैं, तो FIR शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अर्थात किसी भी कानून में FIR शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है कि ये चीज FIR है। लेकिन धारा 173 में, BNSS 2023 की धारा 173 में मोड ऑफ FIR बताया गया है, जो कि धारा 154 CRPC में पहले था। अब वह धारा 173 में आ गया है, जो कि मोड ऑफ FIR के बारे में बताता है, FIR के तरीके के बारे में बताता है। तो इसका तरीका क्या है। जब कोई व्यक्ति पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के समक्ष कोई भी संज्ञेय मामले के बारे में कोई अपकथन करता है या कोई सूचना देता है, तो ऐसा प्रतिवेदन ही FIR कहलाता है। अर्थात किसी संज्ञेय मामले में जब आप किसी पुलिस अधिकारी के पास जाते हैं, जो पुलिस थाने का SHO होता है, ऑफिसर इंचार्ज होता है थाने का, उसके पास आप कोई सूचना लेके जाते हैं जो कि संज्ञेय अर्थात गंभीर प्रकृति का कोई मामला है, तो वह उस पर जो उसे दर्ज करेगा वही FIR कहलाता है। अब हम लोग समझते हैं कि FIR के आवश्यक तत्व क्या है, क्या क्या चीजें FIR में होनी जरूरी है। तो सबसे पहला आवश्यक तत्व है कि FIR की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। कौन से अपराध होंगे जिसमें FIR दर्ज किया जा सकता है। तो संज्ञेय मामला होना चाहिए। और संज्ञेय अपराध कैसे अपराध होते हैं, जो BNSS की प्रथम अनुसूची में संज्ञेय के रूप में दिखाए गए हैं, वही संज्ञेय अपराध माने जाएंगे। तो अपराध की प्रकृति संज्ञेय प्रकृति होनी चाहिए, तभी उसमें FIR दर्ज होता है। और अगर अपराध की प्रकृति असंज्ञेय हो गई है, वह असंज्ञेय प्रकृति का अपराध है, तो वह धारा 174 उसमें लागू हो जाएगा, जो कि NCR दर्ज करता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज करता है। तो वो असंज्ञेय मामले के लिए इसमें हो जाएगा। इसमें मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो मामला संज्ञेय प्रकृति का होना चाहिए। और ये कहाँ दर्ज होता है, तो यह किसी भी पुलिस थाने में दर्ज किया जा सकता है। किसी भी पुलिस थाने का अर्थ है कि किसी भी पुलिस थाने में, अर्थात जहां जिस क्षेत्र में FIR हुआ है, उस जिस पुलिस थाने के आधिकारिक क्षेत्र में अपराध घटित हुआ है, उस क्षेत्र में भी और किसी अन्य क्षेत्र में भी। अर्थात यहाँ 2023 के जो दंड प्रक्रिया संहिता बनाई गई है BNSS के रूप में, उसमें 0 FIR के कंसेप्ट को प्रावधानित कर दिया गया है। अर्थात इसके पहले 0 FIR का प्रावधान नहीं था, अब इसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि FIR दर्ज करते समय स्थान को ध्यान में नहीं रखा जाएगा कि किस स्थान पे अपराध हुआ है और किस स्थान पे FIR दर्ज किया जा रहा है। FIR कहीं अन्य जगहों पर भी दर्ज किया जा सकता है जहां अपराध घटित नहीं हुआ है, चाहे वो क्षेत्र कोई भी हो। इसलिए किसी भी पुलिस थाने में आप FIR दर्ज करवा सकते हैं बिना क्षेत्र को नजर में लाए। और दूसरी चीज, अगर इसमें लैंगिक अपराध हुआ है, जैसे बलात्कार हो गया और इस तरीके के मामले हो गए, कोई महिला से संबंधित FIR है, तो उस सूचना को महिला पुलिस अधिकारी ही दर्ज करेगी और उसकी वीडियोग्राफी करनी जरूरी है। महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा और उसका वीडियोग्राफी भी की जाएगी। या कोई अक्षम व्यक्ति है जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से सक्षम नहीं है पुलिस थाने तक जाने के लिए, तो जहां उसको उचित लगेगा, चाहे उसके घर पे या किसी अन्य जगह पे बाहर, जहां उसके लिए उचित स्थान होगा, उस स्थान पर पुलिस को जाकर के FIR दर्ज करना पड़ेगा।
अगर वह गूंगा है तो उसके लिए कोई ट्रांसलेटर की व्यवस्था की जाएगी या किसी विशेषज्ञ की व्यवस्था की जाएगी ताकि उसका एफआईआर सही तरीके से दर्ज किया जा सके। और तीसरा इसमें क्या है, किसके सामने दर्ज की जाएगी, तो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी ऑफिसर इंचार्ज जो होता है पुलिस थाने का, उसी के समक्ष एफआईआर दर्ज की जाएगी और वही एफआईआर दर्ज करेगा या वह अपने अथॉरिटी पे किसी को निर्देशित भी कर सकता है, किसी अन्य कांस्टेबल को भी हो चाहे हेड कांस्टेबल हो, किसी को भी वह निर्देश दे सकता है कि आप एफआईआर लिख लीजिए, जो यशस्वी कहलाता है। और इसके बाद कैसे दर्ज की जाएगी, तो वह लिखित होनी चाहिए या तो मौखिक होनी चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक, किसी भी तरीके से आप एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं। लेकिन यदि लिखित में है तो उसको फिर से लिखी जाएगी थाने में जाने के बाद, वह थाने में पुलिस अधिकारी अपने तरीके से लिखेगा एफआईआर को और आपसे हस्ताक्षर करवाएगा। इसके बाद यदि मौखिक है तो मौखिक जैसे आप बताएंगे एफआईआर के बारे में वैसे वहां पे लिखा जाएगा, फिर आपको पढ़ के सुनाया जाएगा, फिर इसके बाद आपका साइन लिया जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से है, जैसे आपने ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर दिया है, तो 3 दिन के अंदर आपको पुलिस थाने में जाकर के उस पर सिग्नेचर करना पड़ेगा, तब आप जाकर के उस पर आगे कार्रवाई हो सकती है। और यदि सबसे महत्वपूर्ण यह है, ये नया प्रावधान आया है, पहले नहीं हुआ करता था एफआईआर के, यानी सीआरपीसी में ये प्रावधान नहीं था कि अगर अपराध 3 वर्ष से अधिक का है या 7 वर्ष से कम है, अपराध इस तरीके से संबंधित है, अपराध की प्रकृति ऐसी है कि वह उसकी सजा जो है उसमें 3 साल मिलेगी या उससे ज्यादा या 7 साल या उससे कम की सजा मिलेगी, तब अगर पुलिस अधिकारी चाहे, जो पुलिस थाने बाल साधक अधिकारी है, वह अगर चाहे तो डीएसपी की अनुमति लेकर के वह जो है कि उस पर प्रारंभिक जांच कर सकता है। 14 दिन तक वह प्रारंभिक जांच कर सकता है। प्रारंभिक जांच करने के बाद अगर उसको लग रहा है कि मामला बन रहा है तो आगे कार्रवाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यानी 14 दिन बाद तक एफआईआर दर्ज किया जा सकता है। इसमें 14 दिन तक पुलिस थाने द्वारा आपको डिले किया जा सकता है। अब देख लेते हैं कि जो व्यक्ति पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाने जाता है उसको क्या क्या अधिकार है, क्या क्या अधिकार उसको मिलते हैं कानूनी तौर पर। तो सबसे पहले जब एफआईआर व्यक्ति दर्ज करवा लेता है तो उसको एक निःशुल्क कॉपी फ्री में दी जानी चाहिए। एक कॉपी उसको बिना किसी शुल्क के उसको दी जानी चाहिए एफआईआर की, जो वह थाने में दर्ज कराया है। इसके बाद पुलिस क्या कार्रवाई करने वाली है या क्या कार्रवाई कर रही है, इसकी सूचना उस व्यक्ति को दी जानी चाहिए। और इसके बाद अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस ने प्रारंभ कर दिया तो उसके 90 दिन के अंदर, यानी हर 90 दिन में उसको इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंचा है इसकी सूचना व्यक्ति को 90 दिन के अंदर दी जानी चाहिए। धारा 193 के 3 के उपखंड 2 के अनुसार 90 दिन के अंदर उस व्यक्ति को अपडेट करते रहना पड़ेगा। इसके बाद अगर पुलिस उस मामले में इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहती तो इसकी भी सूचना उस व्यक्ति को देना पड़ेगा उसे। और यदि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर लेने के पश्चात जब मजिस्ट्रेट के पास फाइनल रिपोर्ट यानी एफआईआर दाखिल करने जाती है या चार्जशीट दाखिल करने जाती है या पुलिस रिपोर्ट देती है, इन सब की सूचना उस व्यक्ति को मिलती रहनी चाहिए। ये इसके कानूनी अधिकार मिलते हैं। अभी तक हम लोगों ने समझा कि पुलिस थाने में एफआईआर कैसे दर्ज होता है और एफआईआर दर्ज कराने वाले व्यक्ति के पास क्या क्या अधिकार मिलते हैं। वो तो रहा सामान्य नियम जो पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज किया जा सकता है। लेकिन अगर पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे और आपको एफआईआर दर्ज ना करे आपका, तब आपके पास क्या अधिकार है या क्या उपचार है या क्या रेमेडी आपको पास रहेगी, इन चीजों को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले अगर पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी आपका एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया है, तब आप सबसे पहले धारा 173(4) के अंतर्गत आप एसपी को डाक द्वारा डायरेक्ट आप भेज सकते हैं उसे अपना शिकायत, अपना आवेदन डाक द्वारा डायरेक्ट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी पुलिस अधीक्षक को, एसपी को आप डायरेक्ट अपना भेज सकते हैं। और वह उसके एफआईआर आपका आवेदन मिलने के बाद एसपी जो है कि उचित कार्रवाई कर सकता है उसमें। लेकिन अगर वो भी मना कर दे तो जो धारा 156(3) था सीआरपीसी में, पुरानी सीआरपीसी में धारा 156(3) था जो कि मजिस्ट्रेट को यह पावर दे रहा था कि वह पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को उचित आदेश दे, चाहे एफआईआर दर्ज करने का, चाहे प्रारंभिक जांच करने का या कोई अन्य कार्रवाई करने का आदेश दे। तो वही धारा 173(4) में उसका भी प्रावधान है।
तो आप सीधे मजिस्ट्रेट के पास ये आदेश करने के लिए आवेदन दे सकते हैं कि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी आपका एफआईआर दर्ज करे और उसमें इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट उसके पास जमा करे। और यदि वह भी नहीं कुछ कर रहा है, वहां भी आपको नहीं उपचार मिल रहा है, तो आपको सीधे धारा 223 के अंतर्गत बीएनएसएस 2023 की धारा 223 के अंतर्गत आप सीधा मजिस्ट्रेट से कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट क्या है ये हम लोग समझेंगे बाद में, इस वीडियो में नहीं समझ पाएंगे क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा। तो कंप्लेंट जो कि मजिस्ट्रेट से किया जाता है, तो आप मजिस्ट्रेट से सीधा कंप्लेंट कर सकते हैं अपने उस शिकायत का। अगर वहां भी कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को भी लग रहा है कि नहीं ये कंप्लेंट सही नहीं है और इसमें कुछ भी तात्विक चीज शामिल नहीं है, इसमें कोई गंभीरता नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं एंटरटेन करेंगे, तब आप धारा 438 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन यानी सत्र न्यायालय, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं। तो एक अधिकार ये भी आपके पास है, तब यहाँ हाई कोर्ट हो या कोर्ट ऑफ सेशन हो उचित आदेश देगा मजिस्ट्रेट को। और यदि वहां भी नहीं कुछ हो पा रहा है तो उच्च न्यायालय के अंतर्निहित शक्ति जो है, धारा पहले 482 में हुआ करता था, धारा 482 में था, अब यह धारा 528 में आ गया है। तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं और हाई कोर्ट उसके गंभीरता को देखते हुए, अपराध की प्रकृति को देखते हुए कोई उचित आदेश चाहे तो दे सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि अगर आपका एफआईआर पुलिस थाने में दर्ज करने से मना कर दिया जाता है तो आपके पास क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या आप कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि अगर एफआईआर दर्ज करने में देर हो गई है और आपने जल्दी से एफआईआर या तत्काल समय पर एफआईआर नहीं दर्ज कर पाया है या नहीं दर्ज करा पाया है, तब आपके पास क्या उपचार हैं, क्या आप उस एफआईआर को देरी तक में भी दर्ज करवा सकते हैं कि नहीं दर्ज करवा सकते हैं, या उसका कोर्ट में क्या वैल्यू रह जाएगी अगर बहुत देर से एफआईआर दर्ज हुआ है। तो इसमें किस तरीके का, वैसे तो जो सामान्य नियम यह कहता है कि एफआईआर अपराध होने के यथाशीघ्र ही जल्दी से जल्दी दर्ज कर ली जानी चाहिए, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जो अपवाद के रूप में सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा इसमें निश्चित किए गए हैं कि इन चीजों में अगर देरी हो रही है तो वह देरी नहीं मानी जाएगी, अर्थात उस पर एफआईआर में शामिल जो तत्व हैं उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो उसे उसी तरीके से देखा जाएगा जैसे कि तुरंत ही एफआईआर दर्ज किया गया है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि झिझक, अगर कोई आदमी झिझक रहा है एफआईआर दर्ज करवाने में या थाने जाने में और वह इस वजह से देरी से पहुंच रहा है, या किसी व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा का भय है, उसे डर लग रहा है कि समाज में उसकी बेइज्जती हो जाएगी, तो उस तरीके से उस डर की वजह से वो थाने में नहीं जा पा रहा है और देर से पहुंच रहा है, या कोई लैंगिक अपराध हो गया है किसी महिला के साथ, तो उसमें अगर कोई चीज देरी हो रही है एफआईआर दर्ज करवाने में तो वो भी देरी नहीं मानी जाएगी, या थाना बहुत दूर है आपका, या मौसम खराब है, या कोई आपको जो अपराधी है उसने आपको धमकी दे रखी है कि आप जाएंगे तो हम आपको मार देंगे जान से, इस तरीके की कोई धमकी अगर आपको दी है किसी व्यक्ति ने और इस डर से आप पुलिस थाने में नहीं जा पा रहे हैं तत्काल एफआईआर दर्ज करवाने, तब उस वजह से अगर आप देरी से जा रहे हैं तब भी आपके प्रकृति पर, उस अपराध पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है और वह उसी तरीके से इंटरटेन किया जाएगा कोर्ट में जिस तरीके से कि यथाशीघ्र ही दर्ज किया गया एफआईआर की तरह होता है। आप समझते हैं कि एफआईआर का साक्ष्य मूल्य क्या है। जब आपका एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, जो उसी आधार पे आपका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उसी के आधार पे बाकी सारी रिपोर्टें बन रही हैं और कोर्ट में दी गई हैं, तो उस संबंध में एफआईआर में जो बातें कही गई हैं उसका क्या प्रभाव है, क्या वैल्यू उसकी कोर्ट में मानी जाएगी। तो सबसे पहले तो एफआईआर कोई सार्ववान साक्ष्य नहीं है। सार्ववान साक्ष्य नहीं है इसका मतलब यह है कि सिर्फ एफआईआर के आधार पर किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है, अर्थात सिर्फ एफआईआर के आधार पर किसी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती है, उसको इस तरीके से दंडित नहीं किया जा सकता है जैसे एफआईआर में जो लिख दिया गया उसी के आधार पर उसको दंड दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। और इसके बाद धारा 148 148 BSA यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का स्थान लिया है इस समय, उसकी धारा 148 के अंतर्गत जो व्यक्ति एफआईआर में जो बातें कही गई हैं उस बातों का खंडन करने के लिए एफआईआर का यूज किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में कोई बयान दे रहा है और एफआईआर में उसने कुछ और कहा है
और कोर्ट में कुछ और बयान दे रहा है तो उसका खंडन करने के लिए एफआईआर का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद धारा 160 बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत उस व्यक्ति के कथन को संपुष्ट करने के लिए कि अगर कोई व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट दिया है, वही स्टेटमेंट वो एफआईआर में भी लिखवाया है और वही स्टेटमेंट वो कोर्ट में भी दे रहा है, तो उसको संपुष्ट करने के लिए इस धारा एफआईआर का प्रयोग किया जा सकता है। और धारा 6 के अंतर्गत, जो कि इसके पहले धारा 8 में हुआ करता था, आचरण कंडक्ट कब सुसंगत होगा, तो एफआईआर में जो बातें कही गई हैं या जिस तरीके से कही गई हैं उसके आचरण के रूप में वह धारा 6 के अंतर्गत सुसंगत हो जाएगा। इतना ही एफआईआर का एविडेंशियरी वैल्यू है, इतना ही एफआईआर का साक्षिक महत्व है। तो इस वीडियो में हमने एफआईआर के सभी पहलुओं को बड़ा ही संक्षेप में समझने का प्रयास किया और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। तो धन्यवाद।